नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नीट प्रिपाई में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये जो चैप्टर है ना भाई लोगों, इसका इम्पोर्टेंस बड़ा ज़्यादा है। ये जो चैप्टर है इससे हर साल नीट में, पीएमटी में हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 19 में 4 क्वेश्चन आए थे, कभी 5 आए हुए हैं, कभी 3, कभी 6, कभी 5। तो ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि 4 से 5 यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको क्या करूँगा कि मतलब जो मेन बात है, पॉइंट की बात है, हम वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग वगैरह, फिर मैं बोलूँगा कि वो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके बीच में डिफरेंसेस, वो सारा हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। और ये आपको पता भी है, बहुत बेसिक नॉलेज होती है ये। तो मैं जस्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जब आपको मैंने नाम सुना, आपके कानों में डाला ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो आपने क्या समझा, आपने क्या इमेजिन किया अपने दिमाग में? आपने सोचा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नाम सुनते ही हम सोचने लगते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में सोचने लगते हैं। कुछ ऐसा सोचते हैं कि स्पर्म और एग मिल करके क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में जाइगोट बन रहा है, एक नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसमें जो एक वर्ड अपने सामने आया वो है सेक्स ऑर्गन। हम जो सोचते हैं वो क्या है, सेक्स ऑर्गन। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमंस में, वो है सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये 2 तरह के होते हैं, कुछ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं, प्राइमरी यानी जो जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये गैमीट्स फॉर्म करते हैं। गैमीट कौन होते हैं? जैसे मेल के अंदर तो स्पर्म गैमीट होता है, और फीमेल के अंदर ओवम या एग गैमीट होता है। तो ये क्या है, गैमीट्स हैं। तो मतलब जो सेक्स ऑर्गन गैमीट फॉर्म कर रहा है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो गैमीट जो बना है ना, उस गैमीट को बन करके उसको वहाँ तक जाने में, उसकी मंजिल तक पहुँचाने में मदद करते हैं। यानी जैसे आपने थोड़ा बहुत, आपको बेसिक नॉलेज होगा कि भाई जो ऐसे स्पर्म बना, ठीक है, टेस्टिस में बना, तो उसको बाहर मतलब वेजाइना तक लाने के लिए जो बीच में पूरा वो सिस्टम होता है कि भाई पेनिल यूरेथ्रा तक आ जाए वो स्पर्म, तो बीच में जो भी डक्टिलर सिस्टम होता है, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, वो सब किस में इंक्लूडेड है, वो सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में इंक्लूडेड हैं। और प्राइमरी आपको बता दिया मैंने, जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये सेक्स ऑर्गन्स कब बनते हैं, एक बहुत ज़रूरी बात आपको समझनी है कि ये बनते कब हैं। ये सेक्स ऑर्गन्स जो हैं ये फीटल लाइफ में बनते हैं। कब बनते हैं बोलो? अरे ये फीटल लाइफ में बन जाते हैं। इंट्रा यूटेराइन जो लाइफ होती है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है कि डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म ड्यूरिंग आईयूएल। आईयूएल मतलब इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा बोलो यूटेराइन लाइफ। अरे ये तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में बन जाते हैं। और ये कौन सी जर्मिनल लेयर से बनते हैं? आपका आंसर होगा मीजोडर्म। किससे बनते हैं बोलो? मीजोडर्म से। और कहाँ बनते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस भी बनती है मेल में, और फीमेल में क्या बनती हैं? ओवेरीज बनती हैं। लेकिन दोनों के बीच में फ़र्क ये होता है कि जो टेस्टिस हैं वो बर्थ से पहले डिसेंड होकर के, एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होकर के बॉडी के बाहर आउटसाइड में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्क्रोटम सैक, उसके अंदर आ जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि आपको रीज़न पता होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, स्पर्म फॉर्मेशन, वो बॉडी टेम्परेचर पर नहीं हो सकता। उसके लिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए बॉडी से। तो इसलिए क्या होता है कि डिसेंड हो जाती हैं टेस्टिस। लेकिन ओवेरीज के साथ ऐसा केस नहीं है, ओवेरीज एब्डोमिनल कैविटी में ही रहती हैं। ओके, तो देखो आगे बढ़ते हैं।
तो मैंने आपको ये बताया कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेस्टिस आ जाते हैं, ओवेरीज नहीं आती, ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया इसका, और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद में एक वीडियो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और रिस्पेक्टिवली एक स्पर्मेटोजेनेसिस एक oogenesis का वीडियो होगा। और ये कंप्लीट करने के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो बड़ा टफ और अच्छा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन एकदम श्योरली आता है, तो वो टॉपिक हमारा बचता है। और उसके बाद में लास्ट में कुछ बची कुछ चीज़ें। तो ये कुल मिला करके पूरा चैप्टर का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। तो चलिए सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये बड़ा इजी होता है, बड़ा इजी। इसके मैकेनिज्म समझना, वैसे आपको ज़्यादातर बात पता होगी, लेकिन इसकी जो मैकेनिज्म है वगैरह जो भी बातें हैं वो बड़ी इजी होती हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल के अंदर बात की तो मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन होते हैं? वो होती हैं टेस्टिस। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होती हैं वो होती हैं टेस्टिस, पता है। अब टेस्टिस क्या काम करती हैं? दो काम करती हैं टेस्टिस, एक तो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं और दूसरा क्या करती हैं? एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करती हैं। स्पर्म क्या है? गैमीट है, और एंड्रोजन्स क्या होते हैं? ये हार्मोन्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। क्या करते हैं ये इस पूरे चैप्टर में इनका गुणगान होगा एंड्रोजन्स का। उसके बाद में एक बात आपको जाननी है, टेस्टीज़ का क्या शेप साइज़ होता है। टेस्टीज़ की जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और जो विड्थ होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। तो ये डायमेंशन लिख दिया इसका मैंने टेस्टीज़ का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात अपनी रह गई यहाँ पर, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तुम्हें पता है क्या? नहीं बताओ, मैं बता रहा हूँ ना, सुनो। पता है ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। हम देख के पहचान सकते हैं ना कि यार ये मेल है और इसका मेल नहीं है, ये फीमेल है। जिसका मेल नहीं होता वो फीमेल, दैट इज़ कॉल्ड। तो मैंने बोला कि ये तो मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने बोल दिया कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ह्यूमंस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं, या फिर इसको बोला जाता है कि 23 पेयर्स प्रेजेंट है। ये थोड़ा सा मैं आपको जेनेटिक्स की तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही जानना ज़रूरी है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है तो आप समझ लेंगे। तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 23 पेयर्स हैं, ठीक है। ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे। जैसे मैं आपको बना के बताऊँ, ऐसे, ठीक है। इसको पूरे को मिलाकर के होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोला जाता है। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। समझ गए? ओके। सो ऐसे कुल मिलाकर के कितने? 22 पेयर्स हैं। और उसके बाद में लास्ट में एक, ये तो क्या है? ये तो ऑटोजोम्स हैं। 22 पेयर तो ऑटोजोम्स होते हैं जो सेक्स डिसाइड नहीं करते, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। अब अगर बात करें मेल में, तो मेल में एक्स वाई दोनों प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो जब गैमीट बनने की बात आती है तो एक मेल गैम, जैसे ये मेल का कंपोजिशन बताई मैंने, तो मेल गैमीट क्या बनाएगा? मेल के गैमीट में ऐसा होगा एक्स और वाई। और अगर यहाँ पे फीमेल होती तो क्या होता? फीमेल के अंदर तो ऐसा कोई किस्सा ही नहीं था, एक्स एक्स ही होता है यहाँ पर भी। तो क्या होता फीमेल के अंदर? एक्स एक्स। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो एक्स एक्स का फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक बेबी बनेगी, गर्ल बनेगी। एक्स वाई का हुआ तो मेल बनेगा, एक्स वाई का हुआ तो मेल बनेगा। मतलब यहाँ पर बेबी का सेक्स डिसाइड कौन करता है? वो मेल करता है। बेबी का सेक्स डिसाइड कौन करता है? मेल करता है, ठीक है। मेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया। अब एक टर्म आती है जीनोम। जीनोम का मतलब क्या होता है? जीनोम का मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, कि यहाँ पर 2 सेट है क्रोमोसोम के। यहाँ पर क्या है?
2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर 2 सेट है, ठीक है। तो ये जो सेट होता है इसी को बोलते हैं प्लॉइडी। तो 2 सेट हैं यानी ये क्या है, डाइप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। अगर एक सेट होता तो हैप्लॉइड होता, ठीक है। तो जीनोम किसको बोलते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी ये जो एक पेयर है ना इसमें से, मतलब एक होमोलोगस जो क्रोमोसोम है ये, इसको जीनोम बोला जाता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड जीनोम, ठीक है। समझ में आया जीनोम का कॉन्सेप्ट, इसको क्या बोला जाता है, जीनोम बोला जाता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर एक, इस पोजीशन पर एक हाइट का जीन प्रेजेंट है T, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हाइट का जीन प्रेजेंट होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे सेम जगह पर सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि हाइट का जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ भी हाइट का जीन प्रेजेंट होगा। समझ में आया, ये क्या बताया मैंने आपको, होमोलोगस पेयर बताया, ओके, समझ में आ गया, चलो ठीक है, ओके। तो हमने बोला कि यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर मेल डिसाइड करता है सेक्स। तो ह्यूमंस के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ह्यूमंस के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो XXXY टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पर मेल हिट्रोजेनाइटी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर मेल हिट्रोजेनाइटी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर मेल हिट्रोजेनाइटी प्रेजेंट होती है। समझ में आया क्या होता है, यहाँ पर मेल हिट्रोजेनाइटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो XX होता है इसको तो क्या माना जाता है, फीमेल माना जाता है, कि अगर ऐसी कंपोजिशन है तो फीमेल है और ऐसी कंपोजिशन है तो क्या है, मेल है, ठीक है। लेकिन ये बात उल्टी भी हो जाती है। कुछ सिंड्रोम्स, कुछ डिसऑर्डर्स आपने पढ़े होंगे, जैसे एक होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, XXY होता है। और टर्नर सिंड्रोम, ये आपको जेनेटिक्स में पढ़ाई जाएंगी, जस्ट मैं आपको एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। टर्नर सिंड्रोम में XO, एक ही X यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर दूसरा X भी नहीं है और Y भी नहीं है, खाली जगह, ठीक है। तो ये क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर मेल सेक्स डिसाइड करता है, मेल हिट्रोजेनाइटी प्रेजेंट होती है यहाँ पर। और मैं क्या बोल सकता हूँ कि कई बार क्या होता है, कुछ डिसऑर्डर्स में गड़बड़ भी हो जाती है, इधर उधर, जैसे XXY है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में ऐसा होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। वैसे ये दोनों जो डिसऑर्डर्स हैं, सिंड्रोम्स हैं, ये आपको पढ़ाए जाएंगे। कहाँ पढ़ाए जाएंगे आपको, ये आपको पढ़ाए जाएंगे जेनेटिक्स में, ओके। ये कहाँ पढ़ाए जाएंगे आपको, जेनेटिक्स में पढ़ाए जाएंगे। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने बोला कि जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होती हैं, बट फ्रॉम 2nd मंथ टू 7th मंथ। मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस जो डिसेंड करती हैं वो 2nd मंथ से स्टार्ट होता है उनका डिसेंडमेंट, और 7th मंथ तक होता है। तो मैंने बोला टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी, बट फ्रॉम 2nd मंथ टू 7th मंथ ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ इट डिसेंड, फिर कहाँ पहुँच जाती है, स्क्रॉटम में पहुँच जाती है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, क्यों डिसेंडमेंट होता है टेस्टिस का? तो इसका रीज़न है कि इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, वाई टू परफॉर्म इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि वो मैंने बता दिया आपको, बहुत बात पता होती है, 2 to 2.5 लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, ये इसकी कंडीशन होती है, ओके। सो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि चलो ये बात तो आपको हर कोई बताता होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों टेस्टिस डिसेंड होती हैं, क्योंकि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको कम मिलता है स्क्रोटम के अंदर। लेकिन ये बात बहुत ही कम एक्सप्लेन की जाती है, ये बात बहुत ही कम बताई जाती है बच्चों को कि ये जो अपने टेस्टिस हैं, ये स्क्रोटम सैक में जाकर के ऐसा क्या हो जाता है, स्क्रोटम सैक इनको ऐसा क्या देता है कि इतना टेम्परेचर कम हो जाता है? ऐसा क्या कॉज है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से टेम्परेचर इतना कम हो जाता है? मैं थोड़ा सा स्क्रीन एडजस्ट कर लेता हूँ, वीडियोस मुझे खुद ही बनाने पड़ते हैं सारे, तो इसलिए डोंट माइंड यार। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। देखो, क्वेश्चन है कि स्क्रोटम में ऐसा क्या होता है, व्हाट स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन डज स्क्रोटम हैव, कि वो टेम्परेचर रेगुलेशन कर लेता है। ऐसा क्या करता है स्क्रोटम, बोलो स्क्रोटम ऐसा क्या करता है कि वो टेम्परेचर रेगुलेशन कर लेता है? तो इसका आंसर तुम्हें मिलेगा यहाँ पर। स्क्रोटम के अंदर कुछ एडाप्टेशंस होती हैं,
जैसे इसके अंदर एक सबक्यूटेनियस मसल प्रेजेंट है जिसको डार्टोज मसल बोला जाता है। इसके अंदर एक सबक्यूटेनियस मसल प्रेजेंट है जिसको लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये एक डार्टोज मसल है। सबक्यूटेनियस मसल प्रेजेंट होती है डार्टोज मसल, ठीक है। ये डार्टोज मसल की वजह से जो इसकी स्किन होती है ना स्क्रोटम की, ये फोल्डेड होती है, रुगोज स्किन होती है, फोल्डेड स्किन होती है। और फोल्डेड स्किन होने के कारण दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है, हीट लॉस इंक्रीज हो जाता है। कैसे, देखो फोल्डेड होने का मतलब आपको ये तो समझ में आ गया, जैसे हम स्टमक में पढ़ते हैं कि उसमें विलाईज होती है, तो विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, मानते हो ना। तो वैसे ही क्या होता है कि स्क्रीन फोल्डेड होने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और हमने एक बड़ा थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है कि हीट एक्सचेंज इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। आपने पढ़ा था ना कि जो पोलर एरियाज में जो जानवर रहते हैं उनकी जो बॉडी है वो, उनकी जो आर्म्स वगैरह होती हैं वो छोटी होती हैं, एलन रूल, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी तो इकोलॉजी के अंदर। तो ये बात है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट लॉस ज़्यादा होगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सरफेस एरिया ज़्यादा होता है हीट लॉस ज़्यादा, हीट लॉस ज़्यादा होगी तो मतलब अंदर क्या रहेगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला रीज़न हो गया कि भाई क्या अडप्टेशंस प्रेजेंट है स्क्रोटम के अंदर, ये पहली अडप्टेशन है। दूसरी अडप्टेशन क्या है कि नॉर्मल स्किन से स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पर ज़्यादा होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पर ज़्यादा होती हैं नॉर्मल स्किन से, मोर देन नॉर्मल स्किन, ओके। सो ये रीजंस हो गए कि व्हाट स्ट्रक्चरल अडप्टेशन डज स्क्रोटम हैव, कि वो टेम्परेचर रेगुलेशन कर लेता है। नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन कि ऐसा क्या होता है कि ओवेरीज जो हैं वो तो डिसेंड करती नहीं और टेस्टिस डिसेंड कर लेता है। व्हाट कॉजेज डिसेंडमेंट ऑफ टेस्टिस, क्या ऐसा होता है टेस्टिस के साथ। तो देखो इसका आंसर है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन जो अपने टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस होती हैं वो सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना चालू हो जाता है। टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग फीटल लाइफ वाइल ओवेरीज डजंट डू सो। ओवेरीज में ऐसा नहीं होता, टेस्टिस में ऐसा होता है। तो टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती हैं, वो एक स्टिमुलेशन होता है टेस्टिस के डिसेंडमेंट के लिए, ओके। अब आपको एक बात और बतानी है, इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल क्या होती है, देखो जो टेस्टिस होती है वो जब एब्डोमेन से लेकर के वहाँ स्क्रोटम तक आती है तो जो रास्ता बनता है, जो कैनाल बनती है, उस कैनाल को बोला जाता है इंग्वाइनल कैनाल। उस कैनाल को बोला जाता है इंग्वाइनल कैनाल। टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। तो आई होप आपको समझ में आएगा, इंग्वाइनल कैनाल समझ में आई ना, ठीक है। सो इंग्वाइनल कैनाल के बारे में हमने देखा। चलिए तो मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ। ये बात इस अपने टॉपिक से रिलेटेड है, एक जनरल बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये जैसे अपनी बॉडी को इमेजिन कर रहे हैं, बाहर की तरफ बॉडी वॉल है, ठीक है, ये बॉडी वॉल है और बॉडी वॉल के अंदर एक लेयर होती है पेरिटोनियम की, ठीक है। क्या लेयर होती है, पेरिटोनियम की लेयर होती है। और जैसे ये यहाँ पर मैंने कोई ऑर्गन दिखा रखा है, कोई भी ऑर्गन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ऑर्गन है, कहीं भी ऑर्गन प्रेजेंट होता है बॉडी कैविटी के अंदर, तो उसको होल्ड कौन करता है, वो अपनी जगह पर कैसे बना रहता है, तो उसको होल्ड कौन करता है कि जो पेरिटोनियम है ये यहाँ से देखो, यहाँ पे एलोंगेट होकर के ऐसे इसको पूरा कवर करके आ जाती है। ये इस जो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये लॉलीपॉप जैसी, इसको बोलते हैं मीजेंट्री। ये पेरिटोनियम क्या फॉर्म करती है, मीजेंट्री फॉर्म करती है, ठीक है। व्हाट फंक्शन डज मीजेंट्री डू, इट होल्ड ऑर्गन्स एट प्लेस, इट होल्ड द ऑर्गन्स एट प्लेस, ओके। अब ये मीजेंट्री दो तरह की होती है। अगर ये टेस्टिस की मीजेंट्री, यानी मतलब अब ये टेस्टिस भी एक ऑर्गन ही है, तो टेस्टिस को भी कोई ना कोई होल्ड करके तो रखता होगा ना, ऐसे टेस्टिस को भी कोई ना कोई होल्ड करके रखता होगा कि वो वहाँ पर एक जगह स्थित रहते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ये बात मैं कब कर रहा हूँ, ये तब कर रहा हूँ जब डिसेंडमेंट ऑफ टेस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पे टेस्टिस हो या ओवेरी हो तो उसको कोई होल्ड करके रखता है। जो टेस्टिस की मीजेंट्री होती है उसको बोलते हैं मिजोरकियम। क्या बोलते हैं, मिजोरकियम। और जो ओवेरी की मीजेंट्री होती है उसको बोलते हैं मीजोवेरियम। क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम, ओके। तो ये क्या है, मीजेंट्री है, ओके। तो ये बात मैंने आपको क्यों बताई, इसको रिलेट करना भी देखना, इस सेक्शन में आप रिलेट करना। देखो जैसे ये टेस्टिस हैं, तो
यहाँ पर टेस्टिस को भी कोई ना कोई होल्ड करके रख रहा था, ठीक है। लेकिन जब मान लो टेस्टिस यहाँ नीचे डिसेंड होना स्टार्ट हुई, ये अपना क्या है, ये एब्डोमिनल नीचे स्कॉटम है, एब्डोमेन से होकर के ये टेस्टिस जब यहाँ आई तो ये जो कैनाल बनी इसको तो हम बोल रहे हैं कि ये इंग्वाइनल कैनाल है। ये तो क्या है, इंग्वाइनल कैनाल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब टेस्टिस यहाँ से नीचे आ रही है तो ये जो मिजेंट्री होगी यहाँ पे, ये जो मिजेंट्री होगी जिसको लोग मिजोर्कियम बोल रहे हैं, ये जो मिजेंट्री होगी ये भी तो साथ में आएगी। जैसे इमेजिन करो कि एक बल्ब है, वो तार से लटका हुआ है, तो जब आप बल्ब को खींचोगे तो तार भी तो साथ में आएगा। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इंग्वाइनल कैनाल है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये जो इंग्वाइनल कैनाल है इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, इसका क्या कंटेंट होता है, तो वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। इंग्वाइनल कैनाल का क्या कंटेंट है, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर एक तो मिजोर्कियम प्रेजेंट है, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर एक तो मिजोर्कियम प्रेजेंट है, देख पा रहे हो, एक टेस्टिकुलर नर्व्स वेसल्स या लिम्फेटिक्स जिनको लोग बोलते हैं वो भी प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर नर्व्स वेसल्स लिम्फेटिक्स वो भी प्रेजेंट है, और साथ में कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है, साथ में कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है, साथ में कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है भाई साहब, क्या। और उसके बाद वास डेफरेंस, उसके बाद वास डेफरेंस, उसके बाद वास डेफरेंस भी प्रेजेंट है। तो देखो इतनी सारी चीज़ें हैं इंग्वाइनल कैनाल के अंदर, क्या क्या है, मिजोर्कियम, टेस्टिकुलर नर्व्स वेसल्स लिम्फेटिक्स, कनेक्टिव टिश्यू है, एंड एट लास्ट वास डेफरेंस है, ठीक है। और साथ में वास डेफरेंस वही एसेसरी जो डक्ट प्रेजेंट होती है मेल में, वही वास डेफरेंस क्या है, वो इंग्वाइनल कैनाल का कंटेंट है, वो इंग्वाइनल कैनाल से होकर के एब्डोमेन में आगे जाती है। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल जिसको क्रीमेस्टर मसल बोलते हैं लोग, बहुत इंपॉर्टेंट मसल जिसको लोग क्रीमेस्टर मसल बोलते हैं, जिसको लोग क्रीमेस्टर मसल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं लोग, क्रीमेस्टर मसल, बड़ी इंपॉर्टेंट मसल क्रीमेस्टर मसल। अब ये क्रीमेस्टर मसल क्या करती है, आपने देखा होगा कि सर्दियों गर्मियों में टेस्टिस का मूवमेंट होता है, सर्दियों के अंदर टेस्टिस जो है बॉडी के नियर चले जाते हैं, कॉटन सेल की साइज़ कम हो जाती है, और गर्मियों के अंदर उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि टेस्टिस दूर आ जाते हैं बॉडी से, ओके। ये क्रीमेस्टर मसल करवाती हैं। और क्रीमेस्टर मसल के साथ साथ जो हमने वहाँ पर डार्टोज मसल देखी थी ना, वो डार्टोज मसल भी कुछ ऐसा ही काम करती हैं, डार्टोज मसल भी कुछ ऐसा काम करती हैं, और यहाँ पर जो हम क्रीमेस्टर मसल देख रहे हैं ये भी कुछ ऐसा ही काम करती हैं, क्रीमेस्टर मसल भी कुछ ऐसा ही काम करती हैं। उसके बाद में सुनिए, इंग्वाइनल कैनाल समटाइम्स वाइडन्स या फिर रिलैक्सेस, कई बार क्या होता है कि इंग्वाइनल कैनाल वाइड हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, इसे उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, रेडियस इंक्रीज़ हो जाती है, कई बार रिलैक्स हो जाती है, वाइडन हो जाती है, तो वो जो मतलब डिफेक्ट है उसको बोला जाता है इंग्वाइनल हर्निया, उसको क्या बोला जाता है, इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। कहीं भी किसी भी ऑर्गन में अगर ऐसा होता है तो उसको बोला जाता है हर्निया, और इंग्वाइनल कैनाल में हो रहा है तो वो क्या है, इंग्वाइनल हर्निया है, ठीक है। अब जैसे अब इंग्वाइनल हर्निया हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आसपास के ऑर्गन्स होंगे वो इसमें आके फिट होने चालू हो जाएंगे इंग्वाइनल कैनाल में, जैसे बाउल लूप्स हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन वगैरह, तो वो क्या होंगे, वो इसके अंदर आ जाते हैं, तो इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है और सर्जिकली इसको करेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब हमने अभी तक तो पढ़ा कि टेस्टिस होते हैं वो नीचे डिसेंड करते हैं, लेकिन मान लो डिसेंड ना करें तो, मान लो टेस्टिस डिसेंड ना करें और वो ऊपर ही रह जाएं, टेस्टिस डिसेंड ना करें और वो ऊपर ही रह जाएं, एब्डोमेन में ही रह जाएं, तो उस डिसऑर्डर को, उस डिफेक्ट को बोला जाता है क्रिप्टोर्किडिज्म। बोलो क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्रिप्टोर्किडिज्म। और क्रिप्टोर्किडिज्म दो कारण से हो सकता है, एक तो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन की कमी से। अब यार डिसेंडमेंट क्यों होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आता है, इसी कारण तो डिसेंडमेंट होता है। अगर मान लो टेस्टोस्टेरोन कम आएगा या नहीं आएगा तो उस कारण क्या होता है, टेस्टिस डिसेंड नहीं होंगी, उनको स्टिमुलस नहीं मिलेगा। इसका एकमात्र इलाज ये है कि आप टेस्टोस्टेरोन दो बाहर से। अगर आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन दोगे तो क्या होगा, आर्टिफिशियली, मतलब वो अपने आप नीचे आ जाएंगे। लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन ध्यान रखना प्यूबर्टी से पहले ही देना, उसके बाद में कुछ नहीं होने वाला। अगली बात, इंग्वाइनल कैनाल डजंट डेवलप। अगर इंग्वाइनल कैनाल डेवलप ही नहीं हो तो टेस्टिस नीचे आएंगे कैसे, तो इसको कैसे रिमूव किया जाता है, इसको कैसे सही किया जाता है, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है ऑर्कियोपैक्सी। इसको
सर्जरी से ही सही किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्कियोपेक्सी, समझ में आ गया ना, ये क्या है, ऑर्कियोपेक्सी, इसका इलाज है। ऑर्कियोपेक्सी क्या है, इसका इलाज है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही मोटा मोटा पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव का बहुत ही मोटा मोटा पार्ट डिस्कस कर लिया है। जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको टेस्टिस की एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा। हम पूरा पाथवे डिस्कस करेंगे, स्पर्म कहाँ से ट्रेवल करके कहाँ जाता है। तो चलिए देखते रहिए, अगला वीडियो देखिए। और अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो कैमरे वगैरह की वजह से तो आई एम सॉरी, मैं अकेला खुद ही काम करने वाला हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, बट मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ पूरा दिखे। मेरा तो दिखने का कुछ है नहीं, कंटेंट पूरा दिखना चाहिए। कंटेंट अपना 100% है, सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मेन बात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।